हेलो गाइज, और सब कैसे आप लोग? सब बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। मैंने बेसिक्स आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के बताए हैं। कंडक्शन में मैंने जो बेसिक्स आपके किसके क्यों होता है कंडक्शन, ठीक है। 3 मोड्स होते हैं हीट ट्रांसफर के, आपको पता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन कैसे फ्लो, उसका मतलब क्या डेफिनेशन है, कैसे होता है। रेडिएशन कैसे होता है, उसके बेसिक्स हैं। कंडक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिटेल्स में सारे चैप्टर की। कंडक्शन के पहले करेंगे, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले कंडक्शन की बात करते हैं। तो कंडक्शन में अब आपको पता है कि हमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है, ठीक है। पर जनरली हम क्योंकि अब लिक्विड और गैस में हम माइक्रोस्कोपिकली जब एनालिसिस करेंगे तब पता चलता है। तो हम उतना डीप में हमारा कोर्स भी नहीं है, तो हम जो कंडक्शन में केवल एक सॉलिड वॉल का, सॉलिड सिलेंडर का, नहीं हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड वॉल, मतलब कि आप सॉलिड मैटर का लेके चलते हैं हम कंडक्शन में, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक वॉल का एनालिसिस करेंगे। जब उसके थ्रू जब एक वॉल है और उनकी वॉल की जो 2 साइड्स हैं, ठीक है, उस साइड का सरफेस जो टेम्परेचर है वॉल का और दूसरी साइड का सरफेस टेम्परेचर, उन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ वन डायमेंशनल मतलब कि एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायमेंशन में, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में कोई सी भी डायरेक्शन ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, ठीक है। हम देखेंगे एक्स डायरेक्शन में अगर हीट का कंडक्शन हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ही होगा। हीट ट्रांसफ़र आपको पता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ही होता है। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एक वॉल है जिसकी सरफेस का टेम्परेचर एक की T1 टेम्परेचर है और दूसरे सरफेस की, उसी वॉल की दूसरी सरफेस जो है, दूसरी साइड जो है, उसका टेम्परेचर T2 है। अब T1 अगर ग्रेटर देन है T2 से तो हीट का ट्रांसफ़र होगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कंडक्शन के थ्रू, कंडक्शन जो मोड है हमारा उसके थ्रू, ठीक है। अब हम इसमें क्या लेके चल रहे हैं कि वन डायमेंशनल, मतलब कि जो टेम्परेचर है हमारा वो केवल और केवल फंक्शन ऑफ एक्स है। हम केवल एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। टेम्परेचर इज ए ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, वन डायमेंशनल, ठीक है। वन डायमेंशनल का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में वन डायमेंशनल हीट का जो हो रहा है वो कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब जो टेम्परेचर है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है ओनली, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई हम ये कह के चल रहे हैं कि जो हमारा हीट का ट्रांसफ़र है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र। अब स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र का मतलब मैं बता देता हूँ। स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, स्टडी हीट ट्रांसफ़र। अब भाई स्टडी हीट ट्रांसफ़र का मतलब जो हमारा टेम्परेचर है ना, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। अब आपको क्या लगता होगा कि एक वॉल है, उसकी 2 साइड हैं, ठीक है। एक अगर आप कोई भी, एक इनर साइड हो गई, एक आउटर साइड हो गई। अब उसकी आउटर साइड का टेम्परेचर, जो उसकी आउटर साइड है उसके सरफेस का, जो ये इस वॉल की आउटर साइड का टेम्परेचर T1 है। तो ये हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। T1 है तो T1 ही रहेगा, मतलब कि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। इस वॉल का भी, इस वॉल की सरफेस का भी, किसी भी सेक्शन पे आप देखोगे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर इस इनर साइड का टेम्परेचर T2 है तो ये T2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब कि टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब कि हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है। मतलब जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 है,
और यहाँ पर टेम्परेचर T2 है। देखो टेम्परेचर T1 ज़्यादा है, टेम्परेचर T2 कम है। अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग टेम्परेचर हो सकता है, पर उस सेक्शन पे टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। समझ गए? तो टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या बात है यहाँ से, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हीट ट्रांसफर भी चेंज नहीं होगा, हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट रहेगा। हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट रहेगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन। जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकलेगा, जो हीट फ्लक्स निकलेगा हमारा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर T1 T2 है, T1 माइनस T2, तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर मतलब हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ओके, क्योंकि टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है तो हीट ट्रांसफर भी कांस्टेंट। अब दो बात तो हो गई। तीसरी बात यह है कि जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी है भाई, अब फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन आपको पता है, वही तो लगेगा इसमें। हमको अगर हीट ट्रांसफ़र निकालना है हीट कंडक्शन थ्रू हीट कंडक्शन और किसी भी इस वॉल के थ्रू, तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या कहता है? फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन कहता है Q इक्वल्स टू माइनस KA dt ओवर dx। अब भाई इसमें देखो एरिया तो कांस्टेंट है, प्लेन वॉल है, कांस्टेंट एरिया है। यहाँ पर भी जितना एरिया है, यहाँ सेम एरिया अलोंग द हीट। जो हीट का फ्लो है उसकी डायरेक्शन में एरिया कांस्टेंट है। हीट है नहीं, हीट की डायरेक्शन में एरिया कांस्टेंट है। एरिया कांस्टेंट है थर्मल कंडक्टिविटी के, तो हम यहाँ पर ज्यूम करके चलते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारा कांस्टेंट है। क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट का मतलब कि जो थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, नहीं करती? करती है, पर ओवर ए लार्ज रेंज। टेम्परेचर अगर आप देखोगे किसी मतलब अगर आप मैं रूम टेम्परेचर में देखूं, रूम टेम्परेचर पे कुछ थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और है, और रूम टेम्परेचर से अगर मैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लूँ, वहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी कुछ और होगी। तो टेम्परेचर रेंज मायने रखता है कि कितने टेम्परेचर रेंज पे आप बात कर रहे हो। अगर ज़्यादा लंबा टेम्परेचर रेंज है थर्मल कंडक्टिविटी वेरी करेगी। अगर टेम्परेचर रेंज कम है, ठीक है, एक लिमिटेड टेम्परेचर रेंज के अंतर्गत थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होती है, हम ये मान के चलते हैं। अजम्पशन है हमारा, आपने देखा होगा थर्मल कंडक्टिविटी एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है, वरना थर्मल कंडक्टिविटी चेंज होती है विद द टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं। अब तीसरी बात होगा। अब चौथी बात क्या है कि अब देखो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि दो सरफेस हैं, बस इन दो टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में ही ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है। कोई भी इसमें एक्सटर्नली हम बाहर से हीट इस वॉल में कोई दे नहीं रहे हैं, कोई नहीं दे रहे ना, एक्सटर्नली कोई हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं इसमें। तो हमने ये भी कह रहे हैं कि नो हीट जनरेशन, किसी भी टाइप का हीट जनरेट नहीं हो रहा है वॉल के अंदर, कोई भी हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नो हीट जनरेशन। तो ये बातें हो गई जब हम बात करते हैं वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन। अब निकालेंगे हम क्या, कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हमारा। तो भाई आपको पता है कि फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या कहता है, हमें केवल बात करनी है अलोंग द वन डायमेंशनल माइनस थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट ड्यू टू dt ओवर ds क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अब भाई qx माइनस k, तो अब क्या पता है, qx dx माइनस ka dt। इंटीग्रेशन कर दें 0 से
देखो यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से कितनी लेंथ है इसकी, मैंने b मान रखी है। इसकी विड्थ मैंने, इसकी जो विड्थ है कितनी मान रखी है, b मान रखी है विड्थ वॉल की, ठीक है, 0 से b। और ये टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2 तक, T1 से T2 तक, ठीक है। तो भाई QX तो कांस्टेंट है भाई हमारा, मैंने क्या कहा, हीट ट्रांसफ़र अलोंग द x डायरेक्शन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है, मैंने कहा ना स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र हो गया। तो क्योंकि स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र है, स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर T1 माइनस T, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र भी हमारा चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। हीट ट्रांसफ़र नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, हीट ट्रांसफ़र जितना है उतने का उतना ही रहेगा। तो हीट ट्रांसफ़र, ठीक है, तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन 0 से b dx। अब भाई थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट है, एरिया भी हमारा कांस्टेंट है अलोंग द हीट डायरेक्शन, तो टेम्परेचर T1 से T2 dt, ठीक है। अब भाई QX, अब dx क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, b आ गया, देख है नहीं, ये तो आता ही है KA। tt क्या है, dt क्या होगा, T2 माइनस T1, भाई tt क्या है, T2 माइनस T1। तो यहाँ से QX कितना आ गया, यहाँ से QX आ गया KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई B। ये क्या आ गया, हीट ट्रांसफ़र अलोंग द x डायरेक्शन, अलोंग द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। यहाँ पर सब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, इतने वॉट में आएगा ये, ठीक है, ये जूल में नहीं आएगा। हीट ट्रांसफ़र में हम सब में रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पढ़ते हैं सब में, क्योंकि हमको इसीलिए पढ़ा जाता है हीट ट्रांसफ़र कि विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम चेक करते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इतने वॉट, समझे। भाई ये चीज़ आ गई स्टेट। तो प्लेन वॉल के कोई भी प्लेन वॉल है, कोई भी सॉलिड वॉल स्लैब है, उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कैसे होगा, ऐसे होगा। तो अब बात करते हैं कि भाई आपने देखा होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर चलिए अब देखते हैं कि भाई अगर हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, कई बार क्वेश्चन आता है कि गेट में कि थर्मल कंडक्टिविटी आपकी वेरी करती है टेम्परेचर के, मतलब कि मैंने कहा ना, यहाँ पर हमने एजम्पशन ये लिया है कि थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। पर क्वेश्चन में आपको कभी कभी कहता है कि थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। तब क्या होगा, तब भाई देखते हैं क्या होता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी अगर आपकी वेरी कर रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तब आप उस समय से आप कैसे मतलब जो वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं ना, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब भाई टेम्परेचर क्या फंक्शन की टेम्परेचर है, तो कैसे करोगे क्वेश्चन, भाई फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, के टी, अब भाई वेरी कर रहा है ए डी टी ओवर डी एक्स, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन तो ये है ना। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में बात करूँ, स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल,
हमने यहाँ पर क्या लिया, मैं वही ले रहा हूँ, स्टडी स्टेट ही ले रहा हूँ, वन डायमेंशनल ही ले रहा हूँ, पर थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही है। ठीक है, क्या ले रहा हूँ मैं, स्टडी स्टेट ही ले रहा हूँ, वन डायमेंशनल ही ले रहा हूँ, पर थर्मल कंडक्टिविटी आपकी वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अब निकालो कैसे, ऐसे निकालेंगे, देखो के टी इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2, ये ऐसे निकालेंगे, के एवरेज के टी 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 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। अभी मैंने जो आपको निकाला था नीचे, मैंने क्या निकाला था यहाँ पर, जो अभी निकाला था, जस्ट अभी जो निकाला था मैंने, क्या निकाला था, माइनस के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई बी, ये निकाला था। बी क्या है, विड्थ है, हीट ट्रांसफर अलोंग द एक्स डायरेक्शन। थर्मल कंडक्टिविटी हमारी कांस्टेंट थी, मतलब कि कांस्टेंट का मतलब एवरेज, जैसे मैंने कहा ना कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज थर्मल कंडक्टिविटी हम मान के चलते हैं एवरेज, ज़्यादा वेरी नहीं करती है, एवरेज लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जो ये है ना, ये एवरेज है ये, ठीक है, कॉन्स्टेंटली, तो एवरेज। तो अब भाई हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र तो स्टडी स्टेट ही हो रहा है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफ़र ना तो इस, अब ये तो मैंने एवरेज लिया अभी जो मैंने निकाला जस्ट। अब थर्मल कंडक्टिविटी अगर हमारी वेरी कर रही है तो कैसे निकलेगा, माइनस के टी ए डी टी ओवर डी एक्स। अब डी एक्स क्या है हमारा, ये बी तो है, बी, ठीक है। तो मैं अगर इसको बी लिख लूँ, क्या होगा, बी, ओके। तो भाई हीट ट्रांसफर स्टडी स्टेट हीट कांस्टेंट है, तो अगर मैं इनको इक्वल कर दूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो के एवरेज कैसे निकलेगा, फिर यहाँ से के एवरेज कैसे निकलेगा, के टी डी टी डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, समझे। इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, कहाँ पर, इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर कर दिया। देखो इंटीग्रेशन में अगर करूँगा तो ये बी हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन ये T1 से T2, ये यहाँ निकाला है, ये जो बी है नहीं, इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर हमने T1 से T2, ये बी हो गया। तो ये चीज़ यहाँ से निकल के आई, तो ऐसे निकल जाए। तो आपको अगर आपको पता है के टी की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वहाँ से आप के एवरेज निकाल लोगे, के एवरेज को उठा के आप यहाँ रख दोगे, T1 T2 आपको पता होंगे, निकाल लोगे, समझ गए, ऐसे करके आप निकाल लोगे। अब भाई क्या होता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, वो अप्रॉक्सीमेट हम मान के चलते, वो लीनियरली वेरी करती है, ठीक है। 1 प्लस बीटा इंटू टी, टी क्या है, टेम्परेचर, बीटा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बीटा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बीटा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो हम जो ये मान अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे, जो वेरिएशन होता है थर्मल कंडक्टिविटी का विद इन ए मटेरियल विद टेम्परेचर इन द टेम्परेचर रेंज, अप्रोक्सीमेटेड लीनियर फंक्शन है, ठीक है, लीनियर फंक्शन। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा, के टी इक्वल टू के नॉट 1 प्लस बीटा टी के फॉर्म में लिखा होगा, ठीक है, इसी फॉर्म में आएगा, और इसी फॉर्म में आपको यहाँ पुट करना है और निकाल देना है, के टी के नॉट 1 प्लस बीटा टी। तो बीटा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, के एवरेज की वैल्यू कैसे निकालोगे, के नॉट 1 प्लस बीटा टी को वहाँ पर रख दोगे और T1 से T2 आप इंटीग्रेशन कर लोगे। ठीक है, तो जो निकल के आएगा के एवरेज, फिर आप वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू में रख के निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप वेरिएशन ऑफ अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो ये टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है लीनियरली हो रहा है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, इसलिए इसका वेरिएशन लीनियरली हो रहा है। पर थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट नहीं है, अब वेरी कर रही है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जो ये टेम्परेचर का वेरिएशन है ना, ये भी लीनियर नहीं रहेगा। समझ गए ना, मैंने क्या कहा, थर्मल कंडक्टिविटी जब कांस्टेंट है तो अब ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन है आपको लीनियर दिखाई दे रहा है। पर थर्मल कंडक्टिविटी अगर जब कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो जो ये टेम्परेचर का जो वेरिएशन है ये लीनियर नहीं रहेगा। ठीक है, तब क्या होगा, तो ये होगा, अगर टेम्परेचर का चेंज हो रहा है के टी के नॉट 1 प्लस बीटा टी के अकॉर्डिंग, अगर थर्मल कंडक्टिविटी वेरी कर रही है इस वॉल की, तो लीनियर कब रहेगा, जब थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब बीटा की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूंगा तो के नॉट क्या है, जो इस वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी है। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो टेम्परेचर का वेरिएशन ऐसे होगा। समझ गए, और अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो टेम्परेचर का वेरिएशन ऐसे होगा। समझ गए, मैंने क्या कहा, थर्मल कंडक्टिविटी अगर वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है इस वॉल के अंदर भी लीनियर नहीं रहेगा, वो भी वेरी करेगा। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे वेरी करेगा, अगर बीटा की वैल्यू लेस देन 0 है तो ऐसे वेरी करेगा। ये उसका पाथ, ऐसे करके टेम्परेचर वेरी करेगा। T1 यहाँ पर ऐसे ऐसे करके टेम्परेचर वेरिएशन दिखा रहा है फॉर ए स्टडी स्टेट 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन के केस में। समझ गए, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन ए वॉल ड्यूरिंग स्टडी 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन फॉर ए वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी और कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी अगर बीटा की वैल्यू 0 है तो। समझ गए ना, तो ये इससे सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने ये आपको समझा दिया। ओके, तो अब हम बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस का क्या कॉन्सेप्ट है, अब ये वाला जो मैंने पार्ट आपको पढ़ाया है ना, इससे आपका क्वेश्चंस बनता है, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे ही जो ये दिखाई दे रहा है ना, चलो इसको बाद में मिटाएं। अब भाई हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि अब देखो, आपने ओम्स लॉ ये सब देखा होगा, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा होगा, तो उसमें ओम्स लॉ में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है कोई भी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मान ये E1 होता है, आपने पता V1 मान लो, E1 मान लो, और आपका करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो करता है नहीं, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस आपका करंट फ्लो करता है ना। अगर और ये क्या है, रेजिस्टेंस R, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, डेल्टा V, ठीक है, या डेल्टा E लिख लो, ये तो कहता है
आर इक्वल टू क्या कहता है, अगर मैं इसको डेल्टा वी लिखूँ, डेल्टा वी ओवर आई, रेजिस्टेंस डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है, जो फ्लो कर रहा है करंट। इलेक्ट्रिकल सर्किट की मैंने बात करी। तो अगर मैं ऐसे ही एनालॉगी हीट ट्रांसफर के लिए बनाऊं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए ऐसे ही एनालॉगी बने, तो उसमें क्या होगा भाई, आपको पता है कि ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हीट का ट्रांसफर होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर T1 मैंने लिया, T2 लिया, हीट का फ्लो हुआ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस Q, समझ गए, हीट का फ्लो हुआ Q। अब एक इस वॉल के थ्रू जब हीट का फ्लो हुआ तो ये भी एक रेजिस्टेंस देगा, है नहीं, तो वो क्या हमने, ये भी रेजिस्टेंस देगा, जैसे आर, जैसे आपका वायर है उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होता है, उसमें भी जो रेजिस्टेंस आता है, ऐसे ही जब हीट का फ्लो होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, उसमें भी रेजिस्टेंस का होता है। तो यही जो इलेक्ट्रिकल एनालॉगी है ऑफ हीट ट्रांसफर, यही। तो इसमें कैसे निकलेंगे, इसमें देखो हम थर्मल कैसे निकालेंगे, RTH, यही फॉर्मूला RTH, थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फ्लो, यहाँ पर क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू थर्मल फ्लो, क्योंकि हीट का फ्लो हो रहा है तो थर्मल आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिकल आ गया, तो थर्मल रेजिस्टेंस RTH। तो क्या हुआ, T1 माइनस T2 भाई, अब जैसे यहाँ पर V1 माइनस V2 था ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस, अब यहाँ से टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइड बाई Q, समझ गए, डिवाइड बाई Q। तो यहाँ पर E1, अब जैसे है ना, यहाँ पर ये मैं समझ लेना, मैंने यहाँ पर V1 ग्रेटर देन V2 मान लिया है, अब मैं यहाँ पर T1 ग्रेटर देन T2 है, तो T1 माइनस T2, ठीक, अगर T2 माइनस T1 है तो R थर्मल रेजिस्टेंस T2 में, क्योंकि अब डेल्टा T जो हम लिखते हैं वो T2 माइनस T1 करके लिखते हैं, डेल्टा T T2 माइनस T1 करके लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, डेल्टा T ओवर Q। अब हमने भाई जब फोरियर अभी जब निकाला था तो उसमें क्या निकाला था, माइनस K A T1 माइनस T2, हाँ ये हटा दिया था, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई B, ठीक है। अगर मैं इसको T1 माइनस T2 ना, क्या निकाला था, यही तो निकाला था, T1 माइनस T2, हाँ ठीक है। अगर मैं इसको डेल्टा T के फॉर्म में लिख लूँ, डेल्टा T, अब देखो RTH T1 माइनस T2 डिवाइड बाई Q, अब T1 माइनस T2 और मैं इसको B डिवाइडेड बाई KA T1 माइनस T2 डिवाइड बाई Q, ये इसके फॉर्म में डाल लिया T1 माइनस T2 T1 माइनस B Q। तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस क्या आया, B डिवाइड बाई KA, क्या आया, B डिवाइड बाई KA, समझ गए। तो ये क्या हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस, इस जो ये वॉल है इसका थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब इस थर्मल रेजिस्टेंस से जो हीट का जो फ्लो है, अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्ट करने का, अब हीट के जो फ्लो है उसको रजिस्ट करने के लिए कितना है, B बाई K, ठीक है ना।
तो चलिए अब बात करते हैं, हमने एक सिंगल वॉल की बात करी। सिंगल वॉल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप क्या हो कंपोजिट वॉल आ जाए, एक से ज़्यादा वॉल एक दूसरे से एक से अलग अटैच हैं, एक सरफेस ये है। अब वॉल क्यों लें, हम कुछ भी ले लें, कोई भी आपने देखा होगा, हम कंपोजिट स्लैब हम क्या कहते हैं, कोई भी सॉलिड बॉडी है, कोई भी वुड लकड़ी का एक तख्ता लिया, फिर हम उसके दूसरी प्लाई अटैच करते हैं। देखा नहीं आपने, एक प्लाई अटैच होती है प्लाई की साइड में, फिर उससे पहले लकड़ी अटैच, कोई सी भी एक लकड़ी अटैच होती है, ऐसे करके हम बनाते हैं कंपोजिट फॉर्म में। ठीक है, एक से ज़्यादा सीरीज में भी हो सकते हैं, पैरेलल भी लग सकते हैं। तो मैंने कंपोजिट वॉल ले ली जिसकी दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, एक की K1 है, एक की K2 है। ठीक है, तो इसका मतलब अलग अलग वॉल है। तो जो ये वाली वॉल है, इसकी सरफेस का, इसकी जो आउटर साइड है, इसकी सरफेस का टेम्परेचर T1 है और इस साइड की टेम्परेचर T2 है। तो अब टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2, अब T1 ग्रेटर देन T2 है तो हीट का ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर भी सारे एजम्पशंस पहले वाले, कौन से वाले, पहला तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र। स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र आप समझ गए होंगे, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन अलोंग द एक्स डायरेक्शन ओनली। तो क्योंकि इस पूरे जो लेक्चर में मैं केवल वन डायमेंशनल की बात करूँगा। ठीक है, तो वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 कांस्टेंट फॉर ए कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल। अब जैसे इस वॉल की है तो इस वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है K2, इस वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है K1। अलग अलग दोनों हो सकती हैं। स्टडी स्टेट स्टैंड फॉर वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी, नो हीट जनरेशन। चार एजम्पशंस यहाँ भी फॉलो होंगे। अब यहाँ पर भी हमको क्या, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हमने देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी हमने देखा, सारे। अब हमको केवल क्या करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस निकाल, वो वाला कॉन्सेप्ट करना है और कुछ नहीं। हीट ट्रांसफर निकालने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1 होगा, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2 होगा। अब इसके बीच में देखो इंटरफेस आएगा, दो अलग अलग वॉल है तो उनके बीच में एक इंटरफेस होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर इंटरफेस मैंने ले रहा है, T इंटरफेस। ओके, तो भाई एनालॉग, इलेक्ट्रिकल एनालॉगी बनाते हैं। ठीक है, सर्किट बनाते हैं, थर्मल सर्किट जिसे हम कह सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं वैसे थर्मल सर्किट। तो थर्मल सर्किट क्या होगा, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस जो ये वॉल देगी, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इंटरफेस। ओके, इंटरफेस पे है, और ये रेजिस्टेंस इस वॉल का, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, T2। ओके, अब ये जो थर्मल रेजिस्टेंस इसके थ्रू आया है, ये कितना आया है, अगर मैं इसको R1 लूँ कितना आ गया, B1, मैंने जैसे पहले बताया B1 डिवाइड बाई K1। एरिया तो कांस्टेंट रहेगा अलोंग द हीट डायरेक्शन, क्योंकि प्लेन वॉल है, कांस्टेंट एरिया K1A। ऐसे ही यहाँ पर जो थर्मल रेजिस्टेंस कितनी विड्थ है, B2, कंडक्टिविटी कितनी, K2 और A, दोनों सीरीज में। आपको पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट भी अगर सीरीज में होते हैं तो दोनों के थर्मल रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो मतलब कि B1 K1A प्लस B2 K2A, तो ये ओवरऑल आ गया। अब आपको पता है हीट ट्रांसफर क्या कहता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, हाँ थर्मल सर्किट, Q इक्वल्स टू डेल्टा T डिवाइड बाई R, डेल्टा T डिवाइड बाई R। तो Q क्या होगा, अब भाई यहाँ पर जो डेल्टा T है ना वो T1 माइनस T2 है, ये ना सोच लो T2 माइनस T2, हम डेल्टा T क्यों लिख रहे हो, T1 माइनस T2, क्योंकि भाई हीट का फ्लो तो ऐसे ही हो रहा है। तो T1 माइनस T2, R कितना है, ये रहा, R क्या, थर्मल रेजिस्टेंस टोटल, ये
B1 K1A प्लस B2 K2A। भाई विड्थ आपको इसकी पता होगी, थर्मल कंडक्टिविटी पता होगी, एरिया कांस्टेंट है, टेम्परेचर दोनों का पता होगा और हीट ट्रांसफर का फ्लो आपको निकल जाएगा। कोई मतलब नहीं चाहे कितने आ जाए सीरीज में, ऐसे ही सीरीज में कितने भी आ जाए एक और ऐड हो जाएगा T3B3 और सीरीज में ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस से सारे ऐसे एक सर्किट और आ जाए साइड में, कोई दिक्कत नहीं। पैरेलल में आ गए तो क्या होगा भाई, पैरेलल में आ गए तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मान लो एक यहाँ आ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मान लो K3 हो गया, ऊपर वाला K1, ये नीचे मैंने डिवाइड कर दिया इतना पोर्शन, नीचे वाला K3 ऊपर वाला K1, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहाँ पर आपको पता है जब पैरेलल में होते हैं तो उसके पैरेलल में आ जाएगा, तो ये थर्मल रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो नीचे वाला क्या होगा R3 क्या होगा B3 ना, B3 क्या होगा B1 ही होगा, तो भाई इसकी विड्थ तो B1 ही है, जितना ही है B1, थर्मल कंडक्टिविटी K3, अब एरिया तो A ही रहेगा भाई, एरिया तो दिख रहा है ना, हाँ के थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो गई K3, एरिया कितना होगा, एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, एरिया कितना होगा, कितना एरिया है भाई इसका A/2, एरिया तो A/2 होगा, ऊपर वाला A/2, ठीक है, क्योंकि अब तो इतना हो गया, पहले तो पूरा था, अब A/2 हो गया, A/2 भाई ये पैरेलल में आ गए तो भाई क्या करेंगे, जब पैरेलल में होते तो क्या होता है रेजिस्टेंस 1/R, केवल इन दोनों के लिए निकाल रहा हूँ अभी मैं, तो 1/R क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R3, तो यहाँ से क्या आएगा 1/R1 कितना है B1 डिवाइड बाई K1 A/2 प्लस B1 K3 A/2, भाई यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो। अब जब R की वैल्यू निकल जाएगी तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल भाई जब R की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो गया R और ये तो इसके सीरीज में है ही, तो क्या होगा R प्लस R2, सिंपल जैसे हम इलेक्ट्रिकल में करते हैं वैसे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस सिंपल यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 है, ठीक है, K1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन K2 है, K1 ग्रेटर देन K2, तो जो ये टेम्परेचर का स्लोप है ना, ये पूछा जाता है कि ये स्लोप किसका ज़्यादा होगा। अगर मान लिया थर्मल कंडक्टिविटी K1 ग्रेटर देन K2 है, किस टेम्परेचर का स्लोप ज़्यादा होगा, थर्मल कंडक्टिविटी K1 ग्रेटर देन K2, टेम्परेचर का स्लोप पूछा है। अब आपको पता है क्या होता है, Q इक्वल्स टू KA dt ओवर dx, टेम्परेचर का स्लोप dt ओवर dx, यही तो होता है स्लोप dt ओवर dx। तो भाई dt ओवर dx कितना होगा, Q डिवाइड बाई KA, हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, एरिया कांस्टेंट है, तो किसके डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप, थर्मल कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि टेम्परेचर का स्लोप उसका सबसे ज़्यादा होगा जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो किसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, K2 की, तो K2 की थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो टेम्परेचर का स्लोप भी इसी का ज़्यादा होगा। स्लोप समझ रहे हो ना, इसका स्लोप कम होगा, दिख भी रहा होगा, देखो इसका स्लोप इतना है, इतना स्लोप है इसका, और इसका स्लोप इतना है नहीं, स्लोप ज़्यादा है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो अब ये तो बात हो गई कंपोजिट वॉल की, ठीक है। अब क्या होता है कि अभी हमने तो कंडक्शन की बात करी, हमने किसकी बात करी, कंडक्शन की, थ्रू द प्लेन वॉल। अब क्या होता है, एक मिनट रुकना, इसे मिटा लें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, मैंने क्या कहा, कंपोजिट वॉल की मैंने बात करी। इससे पहले कंपोजिट वॉल
एक से ज़्यादा वॉल हो सकती हैं, एक से ज़्यादा वॉल, एक से ज़्यादा सरफेस जिनकी अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। अब हम तो केवल कंडक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? केवल कंडक्शन की थ्रू ए सॉलिड वॉल। अब जो सरफेस पे कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन कहाँ? सॉलिड सरफेस पे जो यहाँ पर इस साइड जो दूसरी साइड है इन्वायरमेंट, एयर प्रेजेंट होगी और इस वॉल का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो कन्वेक्शन होने के चांसेस हैं। इस साइड भी कन्वेक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या है? एयर है और इस वॉल की सरफेस का टेम्परेचर है ही, और इस साइड जो एयर है उसका भी टेम्परेचर, कन्वेक्शन होगा। तो हम अब कन्वेक्शन भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, कन्वेक्शन भी लेके चल रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि आपको पता है कन्वेक्शन, मैंने क्या बताया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर HA TW माइनस T इन्फिनिटी। TW क्या है? वॉल का टेम्परेचर, जो सरफेस है उसका टेम्परेचर। T इन्फिनिटी क्या है? जो इन्वायरमेंट है, जो एम्बियंट टेम्परेचर, T इन्फिनिटी। एरिया क्या है? ए क्या है? जो सरफेस है, जो जिस सरफेस के थ्रू हीट का फ्लो हो रहा है, जिस सरफेस से हीट का फ्लो हो रहा है। H क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। H क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जो प्रॉपर्टी नहीं है ना फ्लूइड की, ना मटेरियल की, ना वॉल की, ना फ्लूइड की, ठीक है। डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। मैंने कहा ना, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंटली ये सब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकाला जाता है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। जो फ्लूइड है, बल्क फ्लूइड जो है, उसके मोशन, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और आपका नेचर पे डिपेंड करता है कि फ्री कन्वेक्शन है, फोर्स्ड कन्वेक्शन है, और जो फ्लूइड है, कौन सा फ्लूइड है, उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि वाटर है, कुछ भी, वाटर है, एयर है, कुछ भी उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो एच क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो एयर है उसका कुछ एयर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा। कोई सी भी एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। और यहाँ पर भी कोई भी फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर, कुछ भी हो सकता है। इसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो भाई अगर जैसे हमने कंडक्शन में देखा कॉन्सेप्ट और थर्मल रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी थर्मल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर भी आएगा। भाई यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी तो सेम वही है, टेम्परेचर के, मैंने कहा ना, हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है? उस हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर का जो फ्लो हो रहा है, उसका ड्राइविंग, उसको कौन दे रहा है? पीछे से धक्का कौन दे रहा है? कौन उसका ड्राइविंग फोर्स है? कौन उसको है? तो कौन सा है भाई उसका ड्राइविंग फोर्स? टेम्परेचर डिफरेंस। तो T1 T2, तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर भी हीट का फ्लो हो रहा है, और ये क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वैसे यहाँ पर भी कन्वेक्शन में भी थर्मल सर्किट बनता है। तो आपको क्या पता है? Q इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई R, है नी? ये R इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाई Q। T1 ग्रेटर देन T2 है तो फ्लो होगा। तो यहाँ से देखो, T1 क्या है? वॉल का टेम्परेचर, T2 क्या है? इन्वायरमेंट, T1 माइनस T2 Q। तो क्या आ गया यहाँ से? R क्या आ गया? 1/HA। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या आ गया? कन्वेक्शन के केस में 1/HA, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी थर्मल रेजिस्टेंस हमको पता चल गया है। अब कोई दिक्कत नहीं, अब हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसा भी, मैंने कहा, सर्किट हो, हम बनाएंगे थर्मल सर्किट। तो भाई यहाँ पर क्या टेम्परेचर है? इस एम्बियंट का TG क्या है? TG। तो यहाँ पर भी क्या है? थर्मल रेजिस्टेंस कितना है? मान लिया मैंने R1 मान लिया, कितना है? 1/H1। हीट A क्या है भाई? A जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इसका एरिया कांस्टेंट है। ये तो भाई पूरे अलोंग द हीट ट्रांसफर, अलोंग द हीट डायरेक्शन, एरिया वॉल का तो कांस्टेंट है।
ए। अब भाई इसके थर्मल रेजिस्टेंस की बात करो तो इसका क्या होगा भाई, ये तो सॉलिड है, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा, तो क्या होगा इसका थर्मल B1 थर्मल कंडक्टिविटी K1 एरिया A। अब इसका बचा, ये टेम्परेचर कितना है T2, ये कितना है T1, ये कितना है TG। अब इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, ये टेम्परेचर कितना है T3, तो B2 थर्मल कंडक्टिविटी है। अब भाई यहाँ पर भी तो है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका टेम्परेचर कितना है T इन्फिनिटी, तो ये क्या है कन्वेक्शन रेजिस्टेंस, तो 1/H2A। तो ये क्या आ गया, हमने क्या बना लिया, थर्मल सर्किट बना लिया। तो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, सब के सब सीरीज में है, कोई भी पैरेलल में नहीं है, सब सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सब के सब ऐड हो जाएंगे, 1/H1A B1K1A B2K2A प्लस 1/H2A। ठीक है, तो क्या हो गया ओवरऑल। तो कैसे निकलेगा हीट ट्रांसफर, डेल्टा टी क्या है भाई, TG माइनस T इन्फिनिटी। ये क्या है हॉट फ्लूइड है, हीट ट्रांसफर तो यहीं से ही होगा। ये मान लिया हॉट है, ये कोल्ड है, तो हीट ट्रांसफर तो इसी डायरेक्शन में होगा, QX अलोंग द कॉन्सेप्ट अजम्पशन सारे पहले वाले, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, टेम्परेचर स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट, और आपका और क्या है आपका एक तो स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो गया, नो हीट जनरेशन हो रहा है, कोई किसी भी टाइप का हीट जनरेशन नहीं हो रहा, और क्या था टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, वही चीज़ है स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो यहाँ से Q अब कैसे निकलेगा Q, हमें पता है कि क्या होता है Q इक्वल्स टू TG माइनस T इन्फिनिटी, TG हाइयर T इन्फिनिटी लोअर, और R क्या है, ये जो हमने ऊपर निकाला है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ से आ जाएगा, इतने वॉट आ जाएगा। ठीक है, वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन, स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर, थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट और नो हीट जनरेशन, चार चीज़ें जनरेशन हर जगह लगेंगे, जंक्शन तो यही वाले हर जगह लगेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी में जो वेरी होती है अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बताया कैसे निकालना होता है, वो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया, समझ गए ना, ऐसे ही निकलेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। क्या है ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि एक तो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हम H की बात करते हैं, हम कहते हैं H क्या है हमारा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है। ठीक है, अब ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा पैरामीटर है जो जितने भी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र हुए, कंडक्शन ले लो, कन्वेक्शन ले लो, रेडिएशन ले लो, उन सबको अपसमाहित कर लेता है। मतलब कि इक्विवेलेंट हम कहते हैं ना कि ये जितने भी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, अगर ये तीनों एक साथ होते हैं वैसे एक साथ, मैंने आपको बताया था साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों एक जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, केवल दो हो सकते हैं, कोई सा भी हो जाए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, या साइमल्टेनियसली तीनों के तीनों एक साथ नहीं हो सकते। अगर क्वेश्चन बनाने के लिए तो बना लो, पर नहीं होगा। पर अगर क्या होता है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब कि अगर कंडक्शन, कन्वेक्शन हो रहा है तो उन दोनों का एक इक्विवेलेंट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, मतलब कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस ले लो, इक्विवेलेंट हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है नहीं, जैसे कि H आ गया हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ऐसे ही ओवरऑल एक हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम ले लेते हैं। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम ले लेंगे, मान लिया उसको U कहते हैं हम, U ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या कहते हैं, U इक्विवेलेंट है नहीं। तो अब जैसे हमने यहाँ पर ये निकाला ना कि कन्वेक्शन का
अलग HATW माइनस T इन्फिनिटी, मतलब कि जो ये सरफेस है इसका ऐसे निकालेंगे, फिर इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग। तो इसमें क्या होता है, ओवरऑल लेते हैं सबका इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र कैसे निकालते हैं, Q इक्वल्स टू U, ये क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, एरिया तो कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या होगा भाई, ओवरऑल जब ले रहे हैं तो TG माइनस T इन्फिनिटी, ये Q इक्वल्स टू UA TG माइनस T इन्फिनिटी, TG माइनस T इन्फिनिटी, एरिया कांस्टेंट है और U क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब हमने ये जो मैंने चीज बताई थी, देखो Q इक्वल्स टू, अब जब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर मैं R क्या था, T/Q, तो 1/UA TG माइनस T इन्फिनिटी डिवाइड बाई Q, ये क्या है जो हमने भी R, ये जो है ये TG माइनस T इन्फिनिटी डिवाइड बाई R, TG माइनस T, R इक्वल्स टू TG माइनस T डिवाइड बाई Q, और ऐसे ही 1/UA, और हमने वैसे क्या निकाला था, TG माइनस T इन्फिनिटी डिवाइड बाई Q, ये क्या होता है, RTH, वो चीज़ क्या है ये। तो अगर मैं कहूँ 1/UA, तो 1/H1A प्लस B1K1A प्लस B2K2A प्लस 1/H2A, ये चीज़। तो 1/UA, 1/H1A, B1/K1, A से A तो सब कांस्टेंट है, कट जाएंगे। तो ये U क्या है, इन सब का इक्विवेलेंट U, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। यूज आता है इसका, कभी कभी देते हैं क्वेश्चन कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है नहीं, दे देते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, समझ गए। तो ये तो बात हो गई। अब वही ओवरऑल हीट, जैसे कहा ना, ओवरऑल हीट ट्रांसफर की यूनिट तो सेम होगी, जो H की यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन ही होगी, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं, और मैंने गेट में जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए वो करवाए हैं, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को जरूर करना, तो आपको और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। अब बात आती है हॉलो सिलेंडर की, ठीक है। अगर हम हॉलो सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो इसे मिटा लेते हैं पहले।